बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इंसान नकवी। नकवी साहब, 20 मार्च को अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से समाअत करने जा रही है। बतौर गवाह जो है वो डोनाल्ड लू को तलब किया गया है। ये डोनाल्ड लू को ही क्यों तलब किया गया है और मुमकिन तौर पर ये साइफ़र वाले साहब जो हैं पाकिस्तान के हवाले से क्या बयान दे सकते हैं? देखिए, आपकी एक तो अदम मौजूदगी में मैंने इसके हवाले से एक वीडियो की थी ऑलरेडी। और बेसिकली ये वो स्टोरी है जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ख़ास तौर पर 20 मार्च के बाद ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली स्टोरी होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये होनी है लाइव और ये इसकी होनी है एक खुली कचहरी, यानी ओपन इसकी जो है वो समाअत होने जा रही है। जो ओपन हियरिंग है उसमें ऑब्वियसली सिर्फ वो नहीं है जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं या जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं या कांग्रेस के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, बल्कि जो वाइब्रेंट पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पर जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या दीगर जमातों से भी हो सकती है, वो इसको विटनेस करने के लिए, इसको देखने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। और उनकी मौजूदगी में जो सब कुछ हो रहा होगा तो एक माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा हुआ होगा और इस सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा होगा, फिर इसके क्लिप्स आ रहे होंगे, तो एक ख़ास किस्म का इंटरेस्ट जो है वो माहौल बनेगा एक डेवलप हुआ है। अब सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि ये डोनाल्ड लू ही क्यों है, और जब ये मौजूद होंगे तो ये तो वो साइफर वाला बैकग्राउंड है। इमरान खान वो हुकूमत का वक्त और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद जो कुछ हुआ, तो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली शख्सियत ही ये डोनाल्ड लू था। असद मजीद से इसने मुलाकात की थी, उस मुलाकात की बेसिस पे हमारे सफ़ीर ने एक रुक्का लिखकर, एक साइफ़र लिखकर भेजा था, और उस साइफ़र की बुनियाद के ऊपर टोटल नैरेटिव जो है वो इमरान खान का था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या साइफ़र के मुतल्लिक गुफ्तगू होगी, क्या हो सकता है? अच्छा, मैं आपके सामने ना बुनियादी तौर पे इस वीडियो में, क्योंकि ये भी आखिरी वीडियो नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आने वाले दिनों में भी और आने वाले वीडियोज़ में भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ 3-4 जो बुनियादी चीज़ें हम रखेंगे। एक तो ये कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो ब्रीफिंग हुई गुज़श्ता रोज़ इस सारे अमल के बाद, कि जैसे ही ये नोटिस आया कि इस किस्म की कोई समाअत हियरिंग होने जा रही है, तो उसके बाद जो पहली ब्रीफिंग थी उसमें पाकिस्तान के हवाले से, इस ब्रीफिंग के हवाले से, इस हियरिंग के हवाले से क्वेश्चंस हुए। जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने क्या बताया, और सवाल ये भी पैदा हो गया कि डोनाल्ड लू जो है उनके ऊपर कोई हमला हो सकता है, उनको कोई थ्रेट हो सकता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो पोजीशन लेंगे क्या, डोनाल्ड लू क्या पोजीशन लेंगे, लगभग यही होगा। और फिर डिपेंड करता है जो कमेटी के मेंबरान हैं उनके सवालात पे, उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कहाँ लेके जा सकती है। सही। तो इसमें प्राइमरीली जो है वो हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका नोटिस है ना, नोटिस बड़ा क्लियर है कि जो 20 मार्च को हियरिंग होने जा रही है वो किस सब्जेक्ट पर है। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में जो ये सवाल मौजूद है ना कि ये अप्रैल 2022 के हवाले से डोनाल्ड लू जो है वो कोई इंकशाफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये समाअत जो होने जा रही है इसका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा प्रिसाइज है, पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद का पाकिस्तान, एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है उसको एग्जामिन करें, उसको परखें एंड द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप के जो 8 फरवरी के इलेक्शन की आफ्टर मैथ है उसमें पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ खड़ी है इन तमाम धांधली के इल्ज़ामात के बाद जी। और यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप क्या है और क्या होना चाहिए। सही। डोनाल्ड लू को द ओनली विटनेस, जो वाहिद बंदा जिसको बुलाया गया कि आपने टेस्टिफाई करना है इस हियरिंग में, इस कमेटी के सामने, ये सब कमेटी है, ज़ैली कमेटी है उनकी, जो कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसकी फिर एक ज़ैली कमेटी है, और इसके जो मेंबरान हैं वो 6 रिपब्लिकन्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी, 4 डेमोक्रेट्स हैं, और फिर 2 जो इसको एक हेड कर रहे हैं और एक और मेंबर है। तो ये वो लोग हैं जो इसकी समाअत करेंगे। तो डोनाल्ड लू के अलावा भी इसमें नोट ये लिखा गया है कि किसी और शख्स को भी टेस्टिफाई करने के लिए बतौर विटनेस बुलाया जा सकता है। सही। बट दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये तो आपको देखना होगा।
अब डोनाल्ड लू को जो बुलाया गया ना, उसका ये कोई मकसद जो है वो रिजीम चेंज वाले मामले से नहीं है। उनको बुलाने की वजह यह है कि जब आप जाके सिंपली स्टेट डिपार्टमेंट के पे उसका प्रोफाइल देखते हैं तो वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जिन ममालिक को डील करता है उसकी वजह से उनको बुलाया गया। यानी कि अगर ये मामला अफ़गानिस्तान का होता, बांग्लादेश का होता, भूटान का होता, इंडिया का होता, काज़ाकिस्तान का होता, किर्गिज़स्तान का होता, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये तमाम वो ममालिक हैं जिनको डोनाल्ड लू एज असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट में डील करता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो इसके मुतल्लिक जब समात होगी तो डोनाल्ड लू को ही बुलाया जाएगा। सही। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया मैथ्यू मिलर ने और पोजीशन डोनाल्ड लू क्या लेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मामलात हैं। पहली बात तो जो सवालात हुए इस सारे मामले के ऊपर, जो जहाज़ेब अली हैं एयरवाई के लिए कवर करते हैं पाकिस्तानी, पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में होते थे, वेरी गुड कॉलिंग, तो उन्होंने जो है वो दो सवालात किए इस मामले पर मैथ्यू मिलर से। पहला उन्होंने सवाल किया कि जो यूएस कांग्रेशनल कमेटी है होल्डिंग इट्स हियरिंग नेक्स्ट वीक ऑन द फेयरनेस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस, के पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से एक समात जो है वो कांग्रेशनल कमेटी, कांग्रेस की कमेटी करने जा रही है। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को बुलाया गया है कि वो टेस्टिफाई करें बिफोर द कमेटी। व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ दिस हियरिंग, कि आपका क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल था जब आपको पता चला कि ये हियरिंग होने जा रही है, एंड विल इट्स फाइंडिंग्स हैव एनी इम्पैक्ट ऑन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, की क्या इस समात का कोई असर होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर। तो उस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि सो विद रिस्पेक्ट टू द हियरिंग एनी मेंबर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स टेस्टिफाई ऑल द टाइम बिफोर कांग्रेस। सो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि डोनाल्ड लू जो है वो आ रहे हैं। तो ये तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब समात होती है किसी भी मुल्क के मुतल्लिक तो जो रेलिवेंट डेस्क होता है उसके ऑफिशियल्स ही स्टेट डिपार्टमेंट से आकर टेस्टिफाई करते हैं। वी सी इट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जॉब्स टू हेल्प कांग्रेस डू इट्स जॉब, कि ये तो हमारी नौकरी का एक हमारे काम का हिस्सा है कि हम कांग्रेस को हेल्प आउट करते हैं कि वो जो अपना काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग का, कि किस तरीके से फ़लाँ मुल्क के साथ या फ़लाँ रीजन में जो है या फ़लाँ इशू के ऊपर हमने अमेरिका ने अपनी पॉलिसी लेकर चलनी है, तो हम उनको हेल्प आउट करते हैं इसमें, बोथ फ्रॉम अ पॉलिसी मेकिंग परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम एन ओवरसाइट परस्पेक्टिव, कि जो ओवरसाइट भी ज़ाहिर है कि चेक एंड बैलेंस वो रखने के लिए भी और पॉलिसी मेकिंग के लिए भी। So we always look forward both to the informal conversations we have with Congress, the formal conversations, and of course the actual testimony that our officials provide. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब आप पोडियम पे आके, रोस्ट्रम पे आके, माइक के ऊपर बोल रहे होते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे होते हैं, वो ऐसी होती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में भी चल रही होती हैं। फॉलो अप क्वेश्चन जो जहाज़ेब ने किया वो ये था कि सर, as you know, the former Prime Minister Imran Khan and his supporters allege that Assistant Secretary Donald Lu tried then to destabilize his government during the March 2022 meeting with the Pakistani ambassador. And according to media reports, after his allegations, Imran's allegations, a few members of his party sent some threatening messages to Mr. Donald Lu. So those members might be or may be present there because it's an open hearing and they might be there. So do you have any concern on security of Mr. Donald Lu in that meeting? कि जब ये हुआ था और डोनाल्ड लू ने ये मीटिंग की थी और डोनाल्ड लू जो है उसने उसके हवाले से इमरान खान ने एक पोजीशन ली थी, तो इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कोई थ्रेटनिंग मैसेजेस जो हैं वो भेजे थे, धमकी आमेज़ पैगामात भेजे थे डोनाल्ड लू को। क्या वो उनमें से भी कुछ लोग जिन्होंने धमकी आमेज़ मैसेजेस भेजे थे, हो सकता है कि वो भी वहाँ पर ओपन हियरिंग में मौजूद हो, डोनाल्ड लू भी मौजूद होंगे। ये ना हो ना कि वो फलांगता पर पहुँच जाए और डोनाल्ड लू को गिरबान से ही पकड़ ले, क्योंकि लाइव भी चल रहा होगा ना। आपको पता है कि वो जूता फेंकने वाले वाक़यात ये माजी में यानी बुश के ऊपर फेंका गया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मियाँ साहब के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर स्याही कैंपेन के दौरान स्याही फेंक दी, किसी के मुंह के ऊपर ब्लैक कलर से स्प्रे कर दिया, इस किस्म के वाक़यात तो होते रहे। तो वहाँ पर उसका जो इन्वर्स के सिनेरियो आप ये करेंगे, आप पकड़े तो जाएंगे, लेकिन अमेरिका में वो थोड़ी है कि आपको फिर मतलब छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको गायब कर देंगे और आपका वो होगा सिलसिला। वहाँ पे ऑब्वियसली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको एक
जो उसकी पनिशमेंट या वार्निंग या जो भी बनता है, फिर वो उस पर ये भी कह सकता है कि मैंने भाई रिएक्शन में आके उसने फलां बात की, मुझे गुस्सा आ गया, तो वो स्पॉन्टेनियस था, कोई प्लान्ड नहीं था। मसलन अगर आप स्प्रे या पेंट या इस किस्म की कोई चीज़ पहले से बाहर से नहीं लेके जा रहे और आप ऑफ द कफ कोई चीज़ एक्शन कर देते हैं, तो फिर उसका मामला मुख्तलिफ, और अगर आप बाय डिज़ाइन बाय प्लान आए हैं तो उसका मामला मुख्तलिफ है। सही। तो ये जब सवाल हुआ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है उसने मैथ्यू मिलर ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। मैथ्यू मिलर ने कहा कि सबसे पहले तो जो एलिगेशंस लगे हैं, जो इल्ज़ामात लगे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के ऊपर, वो झूठे हैं। वो हमेशा से झूठ रहे हैं। आपने मेरी स्टेटमेंट सुनी होंगी, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 10 दफ़ा से ज़्यादा मैं ये बात कह चुका हूँ कि वो इल्ज़ामात झूठे हैं। और कोई भी थ्रेट्स दिए जाते हैं, धमकियाँ आमेज़ मैसेजेस या धमकियाँ दी जाती हैं किसी भी अमरीकी ऑफिशियल को, तो हम उसको बहुत सीरियसली, बहुत संजीदगी से देखते हैं, उनकी मज़म्मत करते हैं कि जिस भी अमल से हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये तो वो जवाब है जो उन्होंने इस हवाले से दिया। अब बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल मौजूद होगा कि डोनाल्ड लू क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, दैट इज़ नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 के क्या वो इसके अलावा भी कोई बात कर सकते हैं। जब आप सब्जेक्ट जहन में रखते हैं तो आपको पता है कि उनसे जो पूछा जाएगा वो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से, जो इंतखाबी अमल हुआ है उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी कंसिडर करना चाहिए या पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, क्या पाकिस्तान को आमराना रियासतों की सफ़ में डाल दें, स्लाइड कर गई है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। उसमें 2 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। एक तो ये कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी डेमोक्रेसी के हवाले से वो रैंकिंग और वो जारी करता है पूरी दुनिया में जमहूरियत के हवाले से। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक के जो वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को वाहिद मुल्क जो कि एशिया में और दुनिया में और एशिया में वाहिद मुल्क जो स्लाइड किया, दुनिया में वाहिद मुल्क जो 11 दर्जे नीचे गया सही डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जमहूरियत का जो इंडेक्स है उसमें। एक तो पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम्स की सफ़ में से निकाल के जो डेमोक्रेसी की ही मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है, बाकायदा पाकिस्तान को अथॉरिटेरियन स्टेट के कैटेगरी में डाल दिया। तो एक तो वो मामला है जिसको डोनाल्ड लू ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बात करेंगे। असल मामला कहाँ आएगा, वो पोजीशन क्या लेंगे? वो पोजीशन एग्जैक्टली वही लेंगे जो अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के इंतखाबात पे ली है। थोड़ी सी माइल्डर है यूके की पोजीशन से। यूके ने थोड़ी सी जो बरतानिया की स्टेटमेंट थी या यूरोपियन यूनियन की थी या अक़वाम मुत्तहिदा की थी, वो थोड़ी सी उसे कह सकते हैं कि अप अहेड। लेकिन अमेरिका ने लगभग वही बात की थी, लेकिन डेमोक्रेसी जो डिप्लोमेसी है उसमें बड़ा मैटर करता है कि आपका अल्फाज का चुनाव क्या है। उन्होंने स्टेटमेंट जो दी थी ना, वो डोनाल्ड लू का बयान उसी के इर्द गिर्द होगा। असल मामला आएगा जब उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। वो पोजीशन ये लेंगे जो स्टेटेड पोजीशन है स्टेट डिपार्टमेंट की 9 फरवरी की, सही इनिशियल, यानी पाकिस्तान में इलेक्शंस की जो प्री इलेक्शन सिनेरियो था, इलेक्शन डे सिनेरियो था और 1 डे आफ्टर द इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो पोस्ट इलेक्शन था, वो सिनेरियो के ऊपर जो उन्होंने पोजीशन ले ली थी, अब पोजीशन जो है वो तो वही रहेगी। लेकिन फिर पोस्ट इलेक्शन बाकी दिनों में बहुत कुछ हो चुका है, वहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली है। उनका ओपिनियन ये होगा कि पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को लाख करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और रिकॉर्ड नंबर ऑफ पाकिस्तानी विमेन, ख़वातीन जो हैं, रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उन्होंने, और जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने निकल के वोट कास्ट किया। हम पाकिस्तान के पोल वर्कर्स, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो उन्होंने स्टेटमेंट वहाँ पे देनी है, कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने के लिए सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, पोलिंग स्टाफ, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो मुबस्सरीन थे लोकल और इंटरनेशनल, वो आए और उन्होंने पाकिस्तानियों का जो डेमोक्रेटिक एंड जो इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस अमल को अंजाम दिया। सही। अब फिर वो कहते हैं कि वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू टाइमली कंप्लीट रिजल्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, कि अब हम देख रहे हैं कि जो विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल है वो रिफ्लेक्ट हो रही है रिजल्ट्स में कि नहीं, इन तमाम की बुनियाद पर।
यहाँ पे कंसर्न जो है वो शायद स्टार्ट होता है क्योंकि डोनाल्ड लू ये कहेंगे कि हम ज्वाइन करते हैं साख रखने वाले बैनुल अक़वामी और जो लोकल पाकिस्तान के इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, मुबस्सरीन हैं, जिनकी असेसमेंट ये है कि ये इलेक्शंस इनमें अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस, गैर ज़रूरी पाबंदियाँ थीं ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी के ऊपर, एसोसिएशन एंड पीसफुल असम्बली। इसमें क्या क्या फॉल करता है? इसमें तहरीक इंसाफ का कैंपेन ना चला पाना, जलसे ना कर पाना, रैलियां ना निकाल सकना, कॉर्नर मीटिंग्स ना कर सकना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट की हैं और इनको क्रेडिबल करार दिया गया है अमेरिका की तरफ से, तो वो ये पोजीशन लेने जा रहे हैं। वी कंडेम इलेक्टोरल वायलेंस, के जो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ हुई, वाक़यात हुए इलेक्शंस के दौरान, उनकी मजम्मत करते हैं। restrictions on the exercise of human rights and fundamental freedoms including attacks on media workers and restrictions on access to the internet, कि जो इंटरनेट बंद हुआ था 8 फरवरी को और उससे पहले जब जब होता रहा उसकी मजम्मत ये पॉइंट करेंगे। और उसके बाद एंड आर कंसर्न्ड अबाउट एलिगेशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि जो मदाखलत है इंतखाबी अमल में उसके ऊपर भी खदशात, ये वो कहने जा रहे हैं। क्लेम ऑफ इंटरफेरेंस और फ्रॉड शुड बी फुली इन्वेस्टिगेटेड, यही वो पोजीशन है जो डोनाल्ड लू इस मीटिंग में लेंगे कि इन जो ये जो क्लेम है फ्रॉड का, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब मामला ये आएगा कि जब उनसे जो क्वेश्चनिंग होगी, उस क्वेश्चनिंग में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ख़ास तौर पर ब्रैड शर्मन जो है वो ही इज़ गोना कम अप विद सम वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, जो बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, यानी कि वो रिजीम चेंज वाले मामले पर भी ले जा सकते हैं मामले को। लगता यही है कि ब्रैड शर्मन जो हैं, जब आप क्वेश्चनिंग देखेंगे कमेटी के लोगों की, तो उनके सवालात ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है, क्योंकि उनकी इमरान खान के साथ ज़ाती तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा रही है जी, ताल्लुक़ रहा है, उनके ट्वीट्स मुलाकातें रहे हैं, उनके ट्वीट्स आप पढ़ते रहते हैं, तो वो शायद रजीम चेंज जो हुआ था पाकिस्तान में उस मामले से शुरू करें। ऑनवर्ड्स तहरीक इंसाफ किस फेज़ से गुजरी, इमरान खान के ऊपर मुकदमात के हवाले से सवाल, प्री पोल, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोल सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो बात उन्होंने असल में करनी है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मच सकता है वो ये कि वो डोनाल्ड लू से ये पूछेंगे कि अच्छा ये आपकी पोजीशन आपने स्टेटमेंट दे दी पब्लिकली स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, सही, आपने ये मामला किस किस से उठाया है पाकिस्तान में, वहाँ पर वो डिटेल्स आना शुरू होंगी कि आपको पता चलेगा कि जो अमरीकी सफ़ीर यहाँ पर मुलाकातें करते रहे हैं, जिससे भी मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर से हुई है, शहबाज शरीफ से, या उनके डिपार्टमेंट के लोगों की मरीम नवाज से कोई मुलाकात हुई है, या GHQ में रावलपिंडी में अगर कोई मुलाकात हुई है, या फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान में कोई मुलाकात हुई है, या पाकिस्तान के सफ़ीर को स्टेट डिपार्टमेंट बुला के कोई बात की गई है, या वहाँ जाकर उनको कोई चीज़ कन्वे की गई है, तो वो बेसिकली अब चीज़ें पब्लिक में आएंगी। और जब आप टेस्टिफाई कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट बिफोर कांग्रेस कमेटी, तो वहाँ पर आपको बास मार्जिन जो है ना कि फ़लाँ चीज़ रोक दो, फ़लाँ ना बताओ, फ़लाँ चीज़ के ऊपर गलत बयानी कर दो, झूठ बोल दो, ऐसा नहीं, बहुत रेयर चांस होगा कि आपका इस किस्म का मामला होगा। तो वो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स आएंगी और उन डिटेल्स में ही आपको याद होगा कि एक डोनाल्ड लू का ही स्टेटमेंट जब ये रिजीम चेंज वाला मामला चल रहा था वो बाद में वायरल हुआ। कमेटी की मीटिंग पहले हुई थी, ये साइफर वाला मामला सारा सामने आने से पहले हो गई थी। वो हुआ ये था कि जो रशिया वाले मामले के ऊपर और यूक्रेन वाले मामले के ऊपर करारदाद आई थी UN में जी, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका के करीबी जो हामी हैं वो कर रहे थे। तो डोनाल्ड लू को बुलाया था कि जो पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, इंडिया ने, इन्होंने जो पोजीशन लिया, नहीं कतर वाले मामले पे उनसे नहीं पूछा था जी, क्योंकि उनसे वही पूछा था जिन ममालिक को वो डील करते हैं। अच्छा, कि इन्होंने तो ये कर दी वोटिंग में, ये वाला काम किया, किसने अब्सटेन किया है, किसने नो किया है, किसने यस किया है। तो जिन्होंने नो किया है उस करारदाद के खिलाफ वोट दिया है या एब्सटेन किया है, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, उनको आपने क्या कहा है।
सही। उस पर डोनाल्ड लू ने बेसिकली बताया था कि मैंने इस मामले के ऊपर क्या क्या किया, श्रीलंका के हवाले से, इंडिया के, नेपाल के, पाकिस्तान के हवाले से। और फिर वो बेसिकली उसने सेकंड किया था इमरान खान के इल्ज़ामात को, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड लू बेसिकली इसमें कर सकते हैं। अलबत्ता फिर इसके बहुत अहम पहलू हैं जिनके ऊपर हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में बात करेंगे, वीडियोज़ में बात करेंगे कि इसमें ये हियरिंग तो हो रही है, मैक्सिमम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है, सही। और अगर मैक्सिमम है तो फिर मिनिमम क्या हो सकता है, यानी कि कम से कम क्या होगा। ये वो सवाल आते हैं मेरे ख्याल आगे के लिए उठा रखे। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।